जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो देखा हाजी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में था। सब हैरान थे, हट्टा कट्टा, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या हुआ था कि एकदम से बीवी गई और बीवी के फौरन बाद हाजी भी मर चुका था। तो गली के बहुत सारे जो बुजुर्ग थे उनका कहना यह था कि इसको इसी की बुरी चीजों ने मार दिया है। हमें पहले से डर था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हाजी जो कुछ करने जा रहा है, करता फिर रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा। और वही हुआ, उसकी चीजों ने उसको मार दिया। शायद उस घर में रहने वाले नेक बुजुर्ग जिन जो तंग आके वहां से निकले तो थे, तो हाजी शायद इस फखर में था कि अब मैं इसको काबू कर लूंगा। लेकिन वो इतने ताकतवर थे, हाजी उनको काबू तो ना कर सका, उल्टा उन्होंने हाजी को ही मार दिया था। लेकिन कहानी अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ शुरू हो गई थी। और मेरे साथ भी ऐसी शुरू हुई थी कि अब बाकायदा तौर पे मेरे साथ ये होना शुरू हो गया कि मुझे शाम को अपने ही घर में बैठे हुए एक दिन क्लियर नजर आया कि एक काला सा साया सा था, ब्लैक शैडो, धुएं की तरह का, वो तेजी के साथ मेरे आगे से गुजर गया। मैं उसको देखा और चौंका। क्या मेरा वहम था या मैंने अभी किसी को तेजी के साथ जाते हुए देखा है? लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा जब ऐसा मंजर देखा कि बिल्कुल फिर से कोई आगे से गुजरा है, तो वो वहम नहीं था। इसका मतलब है कुछ नजर आना भी अब मुझे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसा महसूस होता कोई क्लियर मेरे पीछे से चलता हुआ जा रहा है। मैं मुड़ के पीछे देखता तो पीछे कोई भी नहीं होता था। मैं अगर लेटा हूं तो मेरे कान के पास किसी ने आके सरगोशी की है। अजीब सी आवाज। मैं चौंका हूं, एकदम देखा है कोई भी नहीं है। तो ये कैसी सरगोशी थी? ना समझ आने वाली एक अजीबो गरीब सी सरगोशी। अब मुसलसल मुझे कुछ ना कुछ क्लियर महसूस होना शुरू हो गया था। यह मेरा वहम नहीं था, लेकिन मेरी एक आदत, रात को सोने से पहले मैंने हर सूरत में कुरान मजीद पढ़ना होता था। और उस कुरान मजीद के पढ़ने के साथ साथ शाम को, कभी दिन की रोशनी में, कभी रात को, कुछ ना कुछ मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डरता नहीं था, लेकिन उस लम्हे, उस उम्र में, उस कुरान की तिलावत की वजह से शायद मैं ऐसा हो गया था कि मुझे महसूस भी होता था और खौफ भी नहीं होता था। लेकिन शायद अब आके समझ आई है। भाई से उन्होंने कुछ बातें पूछी हैं जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, अजीबोगरीब बातें, कि उस वक्त मुझे खुद समझ ही नहीं आ रही थी। इसलिए मेरा डरना क्या और समझना क्या था। क्योंकि एक दिन एक अजीब सा ये हुआ कि हमारे घर में मार्बल लगा हुआ था फर्श पे, और हम सुबह जब सो के उठे तो वहां पे पांव के कुछ निशान थे। और हैरान कुन बात यह थी, उस मार्बल के ऊपर रात को कोई भी निशान नहीं था। सारे जब सोने लगे थे, लाइटें जल रही थीं, घर वालों ने देखा था और सो गए। और जब सुबह उठे तो हैरान कौन बात यह है, किसी ने ऑयल के अंदर पाँव को रखा हो। एक बर्तन के अंदर आप ऑयल डाल दें, ऑयल के अंदर आप पाँव को भगो दें, पाँव के नीचे वाली साइड पे सारा ऑयल लग जाए, और उसी पाँव को आप फर्श के ऊपर रखें और दूसरे पाँव पे भी ऑयल हो, उसको भी फर्श पे रखें और चलना शुरू कर दें। तो आपके कदमों के निशान फर्श पे बन जाएंगे कि कोई ऑयल लगे पाँव के साथ चलता हुआ आया है। लेकिन हैरान कौन दो बातें थी। एक तो जहाँ से शुरू हो रहे हैं उससे पहले कहीं पाँव नहीं है, और कुछ कदम चलने के बाद, 10-15 कदम चलने के बाद पाँव गायब हो गए थे। तो क्या किसी ने हाथ में जूती उठाई हुई थी कि 10-15 कदम चलने के बाद जूती पहन ली जो निशान गायब हो गए? ये भी चलो एक शक किया जा सकता है। लेकिन निशान देख के सारे बहुत ज्यादा चौंक गए। एक तो घर में इतना बड़ा पाँव किसी का नहीं था, ये बहुत बड़े साइज का पाँव था, जैसे किसी को 12 नहीं 14 नंबर का जूता आता हो। 10-11 नंबर तो नॉर्मल होता है, अमेरिका में तो 12-13 के भी जूते मिल जाते हैं, 14 के भी हैं यहाँ पे, मैंने देखे हैं 14 नंबर के जूते, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होते। 14 नंबर का भी चलो मान लेते हैं किसी का पाँव होगा, लेकिन उससे भी अनोखी बात यह कहती, अंगूठे के साथ वाली जो एक उंगली होती है वो कभी कभी किसी की बड़ी होती है, किसी के अंगूठे के बराबर होती है और किसी की थोड़ी सी लंबी भी होती है। लेकिन इस अंगूठे के साथ जो उंगली थी ये तकरीबन अंगूठे से भी 4 इंच बड़ी थी। ये नामुमकिन है किसी के पाँव में भी
एक नॉर्मल पाँव तो इंसान का ऐसा नहीं हो सकता, अब नॉर्मल पाँव कहला सकता है ये अजीबोगरीब सा कि अंगूठे की साथ वाली उंगली, जो अंगूठे के साथ 4 उंगलियां होती हैं, तो अंगूठे की जो बिल्कुल साथ वाली उंगली है वो 4 इंच अंगूठे से भी बड़ी थी। तो यानी जब वो पाँव रखा गया था ज़मीन से, सबसे पहले वो बड़ी 4 इंच की वो अंगूठे से आगे निकली हुई 4 इंच की वो उंगली नजर आती और उसके बाद फिर पाँव छपा होता। और सारे परेशान हो गए कि ये क्या मंजर है। खैर घर वालों ने, यकीनन सी बात है, उसको साफ ही करना था और हाल तो कोई था नहीं, किसी बात का पता था नहीं, और उस पाँव को साफ कर दिया। एक दिन मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ हमारे घर के साथ ही जो एक खाली प्लाट सा था, काफी बड़ा प्लाट था, उसमें कोई कचरा वगैरह सामान भी पड़ा था, पीछे करके था, जो आगे वाली साइड थी वो बिल्कुल क्लियर थी। उस जगह पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे कि अचानक से बातें करते करते उनकी निगाह हमारे घर की छत की तरफ जाती है। अब छत के ऊपर बनेरा बना हुआ था, बॉर्डर बना हुआ था, यानी जिसको मैंने सराइकी में आपको बताया हम पर्दे कहते हैं, पंजाबी में उसको बनेरा बोलते हैं, और बाउंड्री होती है वो एक। लेकिन जिस जगह पे वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी, उसके ऊपर टैंकी बनी हुई थी, उस जगह पे बाउंड्री वगैरह नहीं थी, और नीचे बैठे हो तो वो हिस्सा क्लियर नजर आता है। तो भाई ने देखा कि भाइयों में से हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं, हाफिज कहते हैं, मेरे से बड़ा है और उनसे एक बड़े भाई हैं। जो बड़े बड़े भाई हैं वो उन्होंने बैठे दोस्तों के साथ बैठे हैं और वो देखते हैं कि छत के ऊपर कोई बैठा है और सिगरेट पी रहा है। मगरिब के बाद का टाइम है, अंधेरा है, ये तो क्लियर नजर आ गया कि कोई भाई बैठा है और हाथ में सिगरेट भी है, वो कश लेता है, सिगरेट जलती है। तो एकदम से दोस्तों कहते हैं रुको मैं 1 मिनट आता हूं। उठे और सीधे घर आ गए। मैं अम्मी के साथ किचन में बैठा हुआ था। आके बोलते हैं मुझसे जो बड़ा भाई है दरमियाना, उसका नाम लेके, किधर है वो? हाफिज कहते हैं मैंने कहा वो तो घर में नहीं है, वो तो गए हुए हैं शाम से। तो फिर मुझे कहते हैं तू किधर था? मैंने कहा मैं अम्मी के साथ बैठा हुआ था। कह रहे झूठ ना बोल, सही बता तू किधर था। मैंने कहा यार भाई कह रहा हूं अम्मी के साथ बैठा हुआ था, क्यों क्या हुआ है? कह रहा तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा यार अम्मी से पूछ लो। मैंने कहा अम्मी आप बताएं। अम्मी कहती है हाँ हाँ मेरे साथ बैठा हुआ था, क्या हुआ है? तो आगे से अम्मी को कह रहा है आप उसको बचाने की कोशिश मत करें, मैंने इसको देख लिया, इधर आए तू। मुझे बाजू से पकड़ा और सहन में लेके आ गए। मुझे कहते हैं सही सही बता तू ऊपर बैठा सिगरेट पी रहा था? मैंने कहा भाई आपका दिमाग ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं सिगरेट पीऊंगा? मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा? कह रहा है तुझे कह रहा हूं ना बता। मैंने कहा भाई नहीं पी। उनने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा। मैं बड़ा जोर से थप्पड़ पड़ा। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको, थप्पड़ क्यों मारा है? कह रहे तू सिगरेट पी रहा था। मैं कहा भाई एक बात बता मुझे एकदम गुस्सा आ गया। तुझे पता है अम्मी को सिगरेट से एलर्जी है, कोई सिगरेट पी के भी अम्मी के पास आ जाए तो उसी वक्त उनको खांसी शुरू हो जाती है। मैं पहली बात है सिगरेट पीना चाहूंगा तो सामने जाके बैठूंगा, छुप के भी नहीं बैठूंगा, ऐसी जगह पे बैठूंगा कि दुनिया को नजर आऊं, आपको भी नजर आऊं। और दूसरी बात, मैंने जैसे ही सिगरेट बुझाई है तो सीधा चलता हुआ अम्मी के पास आ गया हूं। और आपको पता है ना अम्मी के पास कोई सिगरेट पी के आ जाए उनको फौरन पता लग जाता है और उनको खांसी आ जाती है। तो मेरा भाई एकदम चौंका कि यार बात तो सही है, अम्मी के पास तो सिगरेट वाला बंदा जा ही नहीं सकता। मुझे कहता मुंह सूंघा। मैंने उसको बकायदा मुंह सूंघाया, मेरे हाथ पकड़ के सूंघे कि सिगरेट पी के आया तो हाथों से स्मेल आ रही होगी। ना हाथों से स्मेल आ रही थी ना मुंह से स्मेल आ रही थी। उसके बाद ना उसको एकदम से जरा झटका लगा। तो फिर कहता है वो कौन था? मैं उसको कह रहा हूँ यार तूने मुझे ऐਵੇਂ ही थप्पड़ मार दिया। और कह रहा सॉरी सॉरी, और मुझे प्यार किया, कहता रुक मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ ये वो। लेकिन उधर उलझ गया, अगर ये भाई नहीं था, वो भाई भी घर में नहीं है तो कौन है? वो ऊपर गया, छत पे जाके सारा देखा, ऊपर कोई भी नहीं था, ना ही कोई ऊपर सिगरेट का निशान था। लेकिन भाई मेरा चौंक गया था कि ये क्या हुआ है। मैंने क्लियर देखा है भाइयों में से कोई नहीं है तो और किसी की छत में से कोई उतर के हमारे घर में नहीं आ सकता। जो इर्द गिर्द की छतें बनी हुई हैं, ऐसा कोई मंजर नहीं है कि हमारी छत पे कोई उतर के आए, सिगरेट पिए और चला जाए। नीचे सीढ़ी से ही कोई ऊपर जा सकता था, और ऊपर या घर में अकेला मैं था या अम्मी थी, एक और भाई था जो घर में था ही नहीं। तो फिर परेशानी ये थी, तो फिर वो कौन था जो ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा था? खैर वो कहते हैं अगस्त का महीना एंड हो रहा था, गर्मियां खत्म होने वाली थी, और अम्मी ने भी कहा अब तेरी जरूरत पड़ती है तू नीचे सोया कर, ऊपर ना सोया कर, तू नीचे सो जाया कर। मैं कहा ठीक है अम्मी। मैं नीचे सहन में आके सोना शुरू हो गया। उन दिनों में हमारी दादी आई हुई थी हमारे घर में, वो भी तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजी खातून।
गपशप होती रही, सारे अपने अपने कमरों में सोने के लिए और मैं सहन में सोने के लिए लेट गया। मेरी एक आदत है, जब मैं सोता हूं तो चादर मैं पूरी मुंह के ऊपर लेके सोता हूं। दादी फजर की नमाज के लिए उठी हैं। वह जिस कमरे में सो रही थी उसी के साथ ही मेरा दरमियाना भाई लेटा हुआ था। वो जब उठी हैं तो उन्होंने कहा वजू कर लूँ, चलें बच्चों को भी जगाती हूँ। उसने मेरे भाई की तरफ नाम नहीं लेता क्योंकि नाम किसी के नहीं लेने, तो दरमियाना भाई और बड़ा भाई मेरे ख्याल में ठीक रहेंगे नाम। तो दरमियाने भाई की तरफ देखा, क्योंकि वो कहते हैं जो मेरा दरमियाना भाई है वो और मैं कदो कामत में बिल्कुल एक जैसे हैं, कद भी एक जैसे हैं, जिसामत भी तकरीबन एक जैसी है। दादी ने उठी हैं और आई हैं। उन्होंने आके देखा मैं सहन में लेटा हुआ हूं और वज़ू वगैरह किया, अपनी नमाज पढ़ी, और जब सुबह हुई मैं भी उठा तो दादी मुझसे मुखातिब हुई कि हाफिज तेरा कोई दोस्त आया हुआ था रात को? मैंने कहा दादी मेरा दोस्त? क्या मतलब? कहती है वो जो मैं सुबह उठी हूँ तेरे साथ वो सो रहा था ना तेरा दोस्त। मैंने कहा कब? कहती है फजर के टाइम पे। और मैंने कहा नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं सोया, या मैंने भाई का नाम दिया जो दरमियान वाला, वो सोया होगा आके मेरे साथ। कहती है वो तो अंदर कमरे में सो रहा था, जब मैं उठी हूं तो उसी को पहले देखा है कि वो सो रहा है, और बाहर जब मैं आई हूं चलते हुए तेरे साथ देखा है, तूने चादर अपने सर के ऊपर ली हुई है और तेरे बिल्कुल साथ कोई कलेयर लेटा है, उसी अंदाज में उसका जिस्म, उसका वजूद बिल्कुल तेरी तरह ही मोटा, लंबा और चौड़ा है, और उसने भी मुंह पे चादर ली हुई है। मैं यही समझी, कदो कामत तो तेरे भाई की भी तेरी तरह है, लेकिन मैं यही समझी शायद कोई दोस्त आया हुआ है, क्योंकि मैं जानती थी भाई तो तेरा अंदर लेटा हुआ है, बड़ा भाई लंबा है तुमसे कद में। तो मैं उसको क्लियर देखी, मैं यही समझी उसका दोस्त होगा, सो रहा होगा। मैंने तो नॉर्मली पूछा है, लेकिन ये तुम क्या मजाक कर रहे हो कि कोई दोस्त नहीं था? सही से बताओ कौन दोस्त था? मैंने कहा दादी मैं सही कह रहा हूं, अम्मी से पूछ ले, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मेरी कोई दोस्तों के साथ यारी घर के बाहर तक है, मैं घर किसी को नहीं लेके आता कि वो मेरे घर में आके सोए मेरे साथ, ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फजर के टाइम तो कोई सो रहा हो घर के सहन में, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन दादी सोच में पड़ गई और बोलती हैं लेकिन मैंने क्लियर देखा है किसी को हाफिज, वो तेरे साथ ही सोया था, बिल्कुल तेरी तरह था, दूर से ही मुझे नजर आ गया कि कोई तेरा दोस्त लेटा है, और मैं चलती हुई बकायदा पास आई हूं, क्लियर मैंने देखा उसको सोते हुए, मैं फिर आगे बढ़ गई हूं। अब मेरा जो बड़ा भाई था वो थोड़ा सा अलर्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि घर के अंदर कुछ इस तरह के आगे होने भी जा रहे थे वाकयात, और शुरू भी हो चुके थे। हमारे घर के अंदर एक बेरी का दरख्त भी था, वो कहते हैं गोल बेर होते हैं जो छोटे छोटे गोल वाले। मैं अक्सर ऊपर चढ़ जाता और उन बेरी के दरख्त से वो छोटे छोटे वो बेर तोड़ता। मुझे वो बेर बहुत पसंद थे और मैं बड़े शौक से खाता था। ऐसे ही एक दफा मैं, शाम का टाइम था, मेरा बड़ा दिल किया कि यार ऊपर चढ़ता हूँ ज़रा, बेरी के वो फलां जगह पे जो बेर हैं वो फुल पके हुए हैं, वो मैं तोड़ता हूँ और उसको खाता हूँ। मैं आराम से, बेरी के दरख्त के ऊपर कांटे भी होते हैं, मैं आराम से चढ़ता, कांटों से अपने आप को बचाता बचाता ऊपर तो पहुँच गया, और एक जगह मुझे बैठने के लिए भी मिल गई, इस अंदाज में कि प्रॉपर नहीं लेकिन मैं इस तरह तोड़ सकूँ। और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, काफ़ी बेर जो सामने लगे हुए थे वो मैंने तोड़ने शुरू कर दिए। अभी वो मैं बेर तोड़ ही रहा था कि मुझे अपने कंधे के पीछे इस अंदाज में हाथ की तरह का लम्स महसूस हुआ, और उस लम्स ने मुझे पकड़ के जैसे कंधे से कोई जोर से धक्का देता है, ऐसे जोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ, मैं लड़खड़ाया नहीं, मैं मतलब एक होता है प्रॉपर बैठ जाना, मैं उस तरह प्रॉपर नहीं बैठा था, लेकिन इस अंदाज में बैठा था, मैं स्लिप नहीं हो सकता था कि मैं गिर नहीं सकता था। एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है दरख्त को और एक हाथ से मैं तोड़ रहा हूँ। बाजुकात ऐसा भी होता है कि झटका लग जाता है, मुझे कोई झटका नहीं लगा, आराम से मैं तोड़ रहा हूं। लेकिन जब वो लम्स पीछे आया है हाथ का और उसने मुझे धक्का दिया, मुझे ऐसे जोर से धक्का पड़ा है, मैं नीचे गिर गया हूं, चोट लगी है मुझे। दरख्त से आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है। मेरा भाई भागता हुआ आ गया, मुझे उठाया और उठाकर अंदर ले गया, और थोड़ी देर लगी, मुझे दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरा भाई मुझसे बोला क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हुआ है। और मैं अपने भाई को ये नहीं बता रहा कि मुझे धक्का पड़ा है, लेकिन मेरा भाई जानता था ये गिरने वालों में से नहीं है कि ये गिर जाए। लेकिन भाई को ये अंदाजा हो गया जिस अंदाज में ये गिरा है ये मामला कुछ और है। समझदार था, उसको
थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। घर की एक दीवार थी हमारी, बिल्कुल बेहतरीन पक्की दीवार, कोई रोला नहीं, कोई चक्कर नहीं, और उस दीवार के ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा, और मेरा भाई भी उस वक्त घर में मौजूद था। जहाँ उसको पता था कि ये दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है किसी काम के सिलसिले में, तो वो दीवार गिरने वाली नहीं थी, बहुत मजबूत दीवार थी। मैं जैसे ही दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वो पूरी की पूरी दीवार नीचे गिर गई और मेरे ऊपर आके गिरी। अब वो इस अंदाज में गिरी कि मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं बच गया। लेकिन दीवार बकायदा जैसे गिराई गई थी, भाई ने फिर भाग के मुझे निकाला, लेकिन भाई हैरान ये था, ये दीवार नहीं गिर सकती, दीवार कैसे गिरी है, और इसके ऊपर गिरी है, ये बच भी गया है, इसके ऊपर गिर भी गई है, चोट भी लग गई है, अच्छी खासी इसकी चोट लगी है, और मेरी टांग पे बहुत शदीद चोट लग गई थी। मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे बाँव के भाई, जो मेरा बड़ा भाई था, उसके कान पहले भी अलर्ट हुए हुए थे, खटक रहा था उसको, अब वो बहुत अलर्ट हो गया कि नहीं यार, इसके साथ ही मुसलसल हो रहा है, मुसलसल मुझे चोट पे चोट, चोट पे चोट, कुछ ना कुछ हो रहा था। वो बहुत अलर्ट हो गया कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है। उनके एक दोस्त थे शाहजी, टांगों से माजूर थे, अमलियात वगैरह जानते थे। वो अपने दोस्त के पास गए और जाके जिक्र किया कि शाहजी यार, वो जो मेरा छोटा भाई है उसके साथ मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बताई तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो नोट कर रहे थे, चोट लग रही है, ये हो रहा है। दादी ने बताया कोई साथ सोया है, घर के अंदर पाँव के निशान आए थे, बेरी से गिरा, फिर अब दरख्त, अब दीवार जिस तरह गिर गई जिस तरह उसको गिरना नहीं चाहिए था। तो उसने जब शाहजी से जिक्र किया तो शाहजी ने कहा, मैं उससे बात करता हूं। शाहजी ने मुझे कहा, क्या पढ़ते हो? मैंने कहा, जी मैं तो सिर्फ कुरान पढ़ता हूं। शाहजी मुझसे कुछ और भी सवाल करना चाहते थे, लेकिन शायद वो कुछ सोचों में गुम थे, और मैंने उनको बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा, नहीं कुछ तो पढ़ते हो ना तुम, कुछ खास? मैंने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ कुरान पढ़ता हूं। तो वो आगे चुप कर गए, कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। लेकिन उससे कुछ दिनों के बाद मैं सहन में लेटा था, कुरान मजीद की मैंने अपनी उसी तरह तिलावत की, और तिलावत करने के बाद मेरी एक आदत थी, मैं सो जाता था। मैंने तिलावत की और तिलावत करने के बाद मैं सो गया। हर तरफ उसी तरह गहरा खामोशी थी, हर तरफ उसी तरफ सारे अपने अपने घरों में सो रहे थे कि रात के एक पहर मेरी खुद ब खुद आंख खुल जाती है, और आंख खुलने की वजह है एक छोटा सा कहका। आंखें खोलता हूं कि ये मेरी आंख क्यों खुली है, और मैंने कहके को सुना है, और जैसे मुझे कहका याद आता है तो मेरी आंखें खुद ब खुद ऐसे घूमती हैं। हमारे घर के बिल्कुल कोने पे एक बाथरूम बना हुआ था। हमारा जो वो बाथरूम बना था, उसकी छत के ऊपर जैसे ही मेरी निगाह गई तो मैं चौंक पड़ा। मेरी जगह पे कोई भी इंसान होता वो शदीद खौफजदा हो जाता, वो बहुत ज़्यादा डर जाता। रात का पहर हो, हर तरफ अंधेरा हो, और आपके सहन के अंदर रोशनी तो हो, और उसी रोशनी के अंदर आपकी निगाह जाती है सामने वाले बाथरूम की बैठी हुई छत पे एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो पहली निगाह में इंसान है, लेकिन उसको गौर से देखो तो वो जानवर है। एक ऐसी अजीबो गरीब मखलूक जिसको फिर मैंने गौर से वहीं लेटे लेटे देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसके बाल हैं, आंखें उसकी लाल सुर्ख हैं, लेकिन उसके सर के नीचे गर्दन इंसान की तरह है। गर्दन के नीचे जैसे रीछ के ऊपर बाल होते हैं, रीछ की तरह का एक जानवर की तरह का, बंदर की तरह का एक वजूद होता है, उस तरह का एक वजूद है। और उसके नीचे फिर से जो टांगें वो लटका के बैठी हैं, वो औरत की तरह टांगे हैं, और घुटनों से ऊपर तक उसके ऊपर कपड़ा है, घुटनों से नीचे टांगों पे कपड़ा भी नहीं है, और बिल्कुल एक इंसान की तरह की टांगे हैं। लेकिन उसके हाथ बिल्कुल इंसान की तरह नहीं है। चेहरा, आंखें, नाक, होंठ एक औरत की तरह हैं, लेकिन उसके कान एक बंदर की तरह हैं। उसके बाल
औरत की तरह हैं। नीचे वाला वजूद एक अजीबो गरीब है, लेकिन उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं और वो अजीबो गरीब सी खौफनाक सी चीज़ ना सिर्फ हमारे बाथरूम की छत के ऊपर बैठी हुई है, बल्कि वो अपनी लाल सुर्ख आंखों के साथ मेरी तरफ ही देख रही है। और जैसे ही उसके पूरे वजूद को देखने के बाद मेरी उसकी आंखों पे निगाह गई, वो लाल सुर्ख आंखों से मेरी आंखें टकराईं, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, तो उसी लम्हे उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। और जैसे ही वो मुस्कुराई तो उसका मुंह इतना बड़ा था कि खुलता ही गया और इतना बड़ा मुंह खुल गया कि जैसे वो मुंह खोले और इंसान को हड़प कर जाए।